हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे समायोजन के बारे में। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब समायोजन और दूसरा टॉपिक रहेगा कुसमायोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम समायोजन की बात करें तो व्यक्ति की आवश्यकताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहा जाता है। कि व्यक्ति की आवश्यकता और प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य जब संतुलन स्थापित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन। उसके बाद में अगर बात करें किसी बालक के द्वारा अपने स्कूल बैग को सिलकर विद्यालय जाना। किसी बालक का बैग फटा हुआ है, अब उसने उस बैग की क्या की, सिलाई की, तो वो क्या एडजस्टमेंट है कि नहीं, एडजस्टमेंट समायोजन किया उसने। समायोजन की बात करें तो समायोजन जो होता है अंग्रेजी के एडजस्टमेंट शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतर। समायोजन जो है अंग्रेजी के एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से होता है। अपना व्यक्ति जो होता है अपनी परिस्थितियों के साथ क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद में अगर बात करें तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। समायोजन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए समस्या का समाधान करने से होता है। उसके बाद में प्रमुख परिभाषाओं की बात करें, स्किनर ने प्रमुख परिभाषा कौन कौन सी दी, तो स्किनर ने कहा था कि जो समायोजन जो होता है अधिगम में वृद्धि करने की क्या है, प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा था जो समायोजन है अधिगम में वृद्धि करने की क्या है, प्रक्रिया। अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं समायोजन के माध्यम से। दूसरी परिभाषा लेगफील्ड और बेल्ट के अनुसार बात करें, व्यक्ति की आवश्यकताओं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की जो मानसिक प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, ये समायोजन। उसके बाद में गेट्समोदे की बात करें तो अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करना वो क्या कहलाता है, ये समायोजन। उसके बाद में कॉलमैन की बात करें तो समायोजन जो होता है संघर्ष तनाव तूफान से बाहर निकलने की क्या है, प्रक्रिया। समायोजन जो होता है संघर्ष तनाव तूफान बाहर निकालने की क्या है, प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद में अगर बात करें दूसरा टॉपिक है कुसमायोजन की बात करें तो कुसमायोजन का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने में असफल रहता है। जब किसी व्यक्ति जो होता है कारकों के मध्य संतुलन स्थापित नहीं करता है, असफल रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कुसमायोजन कहते हैं। जैसे कि प्रमुख निम्न लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो लक्षण है दुश्चिंता। कौन सा है, दुश्चिंता। अब दुश्चिंता की बात करें, जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है, जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके चेतन मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह धीरे धीरे अचेतन मन में चली जाती है। जब व्यक्ति की चेतन मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो इच्छा कहाँ जाती है, अचेतन मन में। परंतु समय परिस्थिति के अभाव में वह इच्छा पुनः अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करे, वापस वही इच्छा जैसे कि धीरे धीरे अचेतन मन में चली जाती है। लेकिन समय परिस्थिति के प्रभाव में वह इच्छा पुनः अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करे तो उसे हम क्या कहते हैं, दुश्चिंता कहते हैं। क्या कहते हैं, दुश्चिंता। ये अपन को याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता रहता है। उसके बाद में जैसे कि अगर बात करें किसी से कुछ कहने की इच्छा कहने के उपरांत भी कह ना पाना, जैसे कि हमें कुछ कहना है लेकिन हम कुछ कहने के उपरांत भी कुछ कह नहीं सकते। दूसरा है संघर्ष या द्वंद्व की बात करें, संघर्ष या द्वंद्व। अब जब व्यक्ति के सम्मुख एक ही समय में दो समान महत्व के अवसर उत्पन्न हो, जब व्यक्ति के सम्मुख एक ही समय में दो समान महत्व के क्या अवसर उपलब्ध हो तो व्यक्ति को दोनों में से किसी एक का चयन करना है, दोनों में से किसी की एक को चयन करना है तो उत्पन्न क्रिया क्या कहलाती है, द्वंद्व कहलाती है। अब संघर्ष या द्वंद्व जो होता है तीन प्रकार का होता है। संघर्ष द्वंद्व कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। सबसे पहले उपागम। उपागम सबसे पहला कौन सा है, उपागम। उपागम या धनात्मक धनात्मक। पटवारी एवं ग्राम सेवक दोनों में एक साथ चयन, पटवारी में भी चयन हुआ ग्राम सेवक में भी चयन है। अब वो विद्यार्थी कंफ्यूज है कि पटवारी में जाना या ग्राम सेवक में जाना है, तो इसमें कौन सा द्वंद्व है, संघर्ष द्वंद्व है, ठीक है, उपागम उपागम या धनात्मक धनात्मक। दूसरा है उपागम या पर्याय, मतलब एक होता है धनात्मक एक होता है ऋणात्मक। अगर इसके द्वंद्व की बात करें, एक तरफ से तो खुशी दूसरी तरफ गम। अब इस उपागम में जो हमें मिलता है, एक तरफ से हमें खुशी मिलती है और दूसरी तरफ हमें क्या मिलता है, गम मिलता है। जैसे कि पीजीटी की नौकरी पोस्टिंग नागालैंड। अब देखो इसमें नौकरी तो काय की है, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल रही है, लेकिन जो इसकी पोस्टिंग मिली उसको कहाँ मिली, नागालैंड। तो एक तरफ तो खुशी का दिन है, एक तरफ क्या है, गम का दिन। उसके बाद में राहुल प्रतिभाशाली बालक था। राहुल कैसा बालक था, प्रतिभाशाली बालक तो था ही, लेकिन फिर भी फेल हो गया। देखो राहुल प्रतिभाशाली बालक था, ये खुशी की बात है, लेकिन जब उसका रिजल्ट है तो वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये गम की बात है। उसके बाद में पोते की शादी कराकर दादी माँ चल बसी। अब देखो पोते की शादी कराई तो वो खुश में थी, जैसे ही दादी माँ चल बची तो वो क्या, गम हो गया। तो ये कौन सा है, उपगम और पर्याय। उसके बाद में तीसरा है पर्याय और पर्याय, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक। चारों ओर से असफलताएं प्राप्त हो, मतलब यहाँ से किसी भी प्रकार ना तो कोई खुशी मिलती है, इसमें जो मिलती है सब चारों ओर से क्या मिलती है, असफलता ही मिलती है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है तनाव के बारे में। अब तनाव की बात करें, डिप्रेशन।
निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है, निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है और व्यक्ति में तनाव की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है या समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति न होने पर उत्पन्न जो क्रिया वो क्या कहलाती है, तनाव के लिए। समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति न होने पर उत्पन्न जो क्रिया वो क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है। जैसे समय पर नौकरी का न मिलना, जैसे समय पर नौकरी का नहीं मिलना। उसके बाद में दबाव की बात करें तो सफलता असफलता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु उत्पन्न जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, दबाव कहलाती है। सफलता असफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उत्पन्न जो क्रिया कहलाती है वो दबाव कहलाती है। जैसे किसी प्रतियोगिता छात्र द्वारा तैयारी करना। उसके बाद में टॉपिक है भग्नाशय या कुंठा की बात करें तो निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है, निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति जो होता है निराश हो जाता है। और मनोविज्ञान में उसी निराशा को क्या कहा जाता है, भग्नाशय या कुंठा। क्योंकि भग्नाशय या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना क्या करता है, बंद कर देता है। भग्नाशय या कुंठा के कारण व्यक्ति कार्य करना को बंद कर देता है। जैसे 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा 4 बार फेल होने के बाद अध्ययन छोड़ देना। 9वीं कक्षा को कुछ छात्र है 4 बार फेल होने के बाद अध्ययन छोड़ देता है तो ये कौन सा है, भग्नाशय या कुंठा। उसके बाद में अगर बात करें समायोजन की प्रणाली या युक्तियों की बात करें तो सबसे पहले समायोजन की प्रत्यक्ष प्रणाली में, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले समायोजन की जो प्रत्यक्ष प्रणाली में सबसे पहले अगर बात करें समस्या का समाधान करना। समायोजन में हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते, बाधाओं को दूर करना। तीसरा है संसाधनों में क्या करना, परिवर्तन करना। और चौथा है उद्देश्यों में स्थापन। और उसके बाद में पांचवा जो है विश्लेषण एवं निर्णय के बारे में। तो ये सब क्या है, समायोजन की प्रणालियाँ, युक्तियाँ है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आता रहता है जैसे कि डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, दबाव क्या होता है, भग्नाशय या कुंठा क्या है। कल हम पढ़ेंगे समायोजन की अप्रत्यक्ष प्रणालियों के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण क्या होता है, तादात्म्यकरण क्या होता है, आत्मीकरण क्या होता है, प्रक्षेपण क्या होता है आदि के बारे में जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।